नमस्कार। हिंदी के प्रगतिशील कवि नागार्जुन ने योगीराज अरविंद शीर्षक से एक कविता लिखी थी। मैं उसे यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। क्षणिक सत्य की तुच्छ भूमि फैली है नीचे, शाश्वत ज्योतिर्मय असीम इस ब्रह्मलोक में तुम विराजते हो दृग नीचे। चिदानंद की रोचक मदिरा बांट रहे हो, खूब रचा है चक्रव्यूह अध्यात्मवाद का। नियति नटी के गुह्य कवच से लैस तुम्हारे चेला चाटी, शांति पाठ करते फिरते हैं विप्लव के क्षेत्रों में। जय जय हे योगेंद्र, खोल रखा है वाह बुद्धि हत्या का बढ़िया केंद्र। जय जय हे योगेंद्र, खोल रखा है वाह बुद्धि हत्या का बढ़िया केंद्र। ये है नागार्जुन, जो प्रगतिशील दृष्टि के कवि कहलाते हैं। ये इनकी प्रगति का लब्बो लुबाब है, ये सार है कि एक ऐसा राष्ट्रवादी महाकवि योगीराज उनकी दृष्टि में बुद्धि हत्या कर रहा है। मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि यह कैसा प्रगतिवाद है और यह किनका प्रगतिवाद है और यह किनके लिए प्रगतिवाद है, जिन्हें दुनिया के गहरे साहित्य की कोई समझ ही नहीं है। क्या हम मान लें कि नागार्जुन को भारत की कविता परंपरा का कोई ज्ञान नहीं था? वो तो बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, पाली इत्यादि के साहित्य के जानकार थे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा होगा? इसके पीछे क्या मनोविज्ञान काम कर रहा है? मात्र इतना ही कि जिस शिविर में हम हैं उसके लायक भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें हम लिखें। बहरहाल, श्री अरविंद ना इस तरह के कोई आध्यात्मिक केंद्र वाले व्यक्ति हैं, ना ऐसे योगीराज हैं जिन्होंने कोई चेलागिरी या चेले चाटी बनाने का कोई धंधा खोल रखा है। किसी भी कवि को एक कवि होने के नाते नागार्जुन स्वयं कवि हैं और एक कवि के प्रति उनकी यह धारणा है। इसे क्या कहा जाए? इसे हम तरक्की कहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि मनुष्य अपने हजारों वर्षों की सुदीर्घ यात्रा में जिस गहरी चैतन्य आभा को खोजना चाह रहा है, अलग अलग माध्यमों से समझना चाह रहा है, अतीत काल में भी कितने दार्शनिक प्रस्थान रचे गए हैं इसी चेतना को समझने के लिए, जीवन के मूल को समझने के लिए, पदार्थ के भीतर धंसकर उस मूल चैतन्य ऊर्जा का दर्शन करने के लिए अनेकानेक प्रस्थान भारत की भूमि पर रचे गए हैं। दुनिया में और भी जगह हैं, और भी मतों में इस तरह की कोशिशें हुई हैं, लेकिन कम से कम भारत में तो प्रकट ही हैं और उस प्रकटता का एक सातत्य भी है, एक नैरंतर्य भी है। और कवि परंपरा में भी ये बात खूब ख्यात है। आखिर हमारे ही क्षेत्र में, हिंदी के ही क्षेत्र में, हिंदी कविता में बड़े संत कवि हुए हैं। मध्यकाल में कितने सारे कवि हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में कवि हैं। वो वही काम कर रहे हैं जो श्री अरविंद कर रहे हैं।
वही काम तो कबीर भी कर रहे हैं, वही काम रैदास कर रहे हैं, वही काम सूर कर रहे हैं, वही काम तुलसी कर रहे हैं, और वही काम मीरा भी कर रही हैं, दयाबाई कर रही हैं, सहजो कर रही हैं। इनके पहले भी गोरखनाथ जैसे महान योगी ने यही कार्य किया है। फिर श्री अरविंद के लिए ऐसा लिखना ये कहां तक संगत है? और क्यों नहीं हिंदी के बड़े आलोचकों ने इन बातों को समझने की कोशिश की है? विशेष रूप से उनसे तो मैं कहूंगा ही, या कहना ही चाहूंगा, जो नागार्जुन को केंद्रित करके ही आलोचक बने हैं, जिनकी आलोचना की समझदारी के केंद्र में शीर्ष पर नागार्जुन है। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर देखें। क्षणिक सत्य की तुच्छ भूमि फैली है नीचे, शाश्वत ज्योतिर्मय असीम इस ब्रह्मलोक में। जरा ये विशेषण देखें, शाश्वत ज्योतिर्मय असीम, क्या सरकाज़्म है इनका। तुम विराजते हो दृग मीचे, दृग मीचे विराज रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति से जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महान सेनानी है, एक सिपाही है, जिसने एक उपन्यास में आए हुए वंदे मातरम को पूरे देश में फैला दिया। उसकी क्रांतिधर्मिता का यह प्रमाण है कि उपन्यास में आए हुए वंदे मातरम को जिसने मुखपत्र बनाकर पूरे देश में फैला दिया, जो ब्रिटिशर्स की आंखों की किरकिरी बन गया, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिस पर अलीपुर षड्यंत्र का केस चलाया गया, उसके लिए कह रहे हैं कि तुम विराजते हो दृग मीचे। और आपने क्या किया? गिरफ्तार तो आप भी हुए। चिदानंद की रोचक मदिरा बांट रहे हो। खूब रचा है चक्रव्यूह अध्यात्मवाद का। यह अध्यात्मवाद का चक्रव्यूह, अब जरा शब्दों पर ध्यान दें। नियति न टीके गुह्य कवच से लैस तुम्हारे चेला चाटी, शांति पाठ करते फिरते हैं विप्लव के क्षेत्रों में, यानी वाग लगाते फिरते तो बहुत वरणीय होते। जय जय हे योगेंद्र, खोल रखा है वाह बुद्धि हत्या का बढ़िया केंद्र। यही समझदारी है, यही लिखने से हम जन कवि होते हैं हिंदी में। यही कारण है कि भारत की जनता, उसकी परंपरा को संचालित करने वाले जो महान सूत्र थे, जिसके भीतर धर्म और आध्यात्मिकता की जमीन रही है और जो अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिसके बिना भारत की संस्कृति की कल्पना ही नहीं हो सकती, न भारत की काव्य परंपरा समझ में आ सकती है, न भारत का काव्य शास्त्र समझ में आ सकता है, उसको हम इस तरह से मखौल उड़ाते हुए याद करें। क्या विडंबना है कि हिंदी का एक कवि अपनी ही शताब्दी के अत्यंत श्रेष्ठ कवि के विषय में ऐसी बातें करता है। खैर, हमें श्री अरविंद के काव्य को समझने के लिए इन जैसे लोगों के पास नहीं जाना है। हमें तो श्री अरविंद को समझने के लिए सुमित्रानंदन पंत के पास जाना चाहिए, विद्यावती कोकिल के पास जाना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर के पास जाना चाहिए। मैंने स्वयं अपने जीवन में
अरविंद के विषय में सबसे पहले जो सुना वो 8वीं में मेरे हाथ उनकी एक किताब लगी, अर्धनारीश्वर। उसमें उन्होंने श्री अरविंद पर जो एक लंबा लेख लिखा है वो पढ़ने लायक है। रविंद्रनाथ, इकबाल और श्री अरविंद, इन तीनों के चिंतन पर अत्यंत सूक्ष्मता से, गहनता से दिनकर जी ने विचार किया। और मैं आग्रह करूंगा हिंदी के विद्यार्थियों से कि वो उन लेखों को पढ़ें जो अर्धनारीश्वर में है, और जो संस्कृत के 4 अध्याय में भी श्री अरविंद पर दिनकर जी का लेख है वो पढ़ने योग्य है। और चेतना की शिखा जो अरविंद विषयक लेखों का संग्रह है, दिनकर जी की पुस्तक जिसका नाम चेतना की शिखा है, मुझे लगता है हिंदी में तो इस तरह की कोई किताब ही नहीं है। एक कवि को समझाने के लिए जिस तरह की किताब की आवश्यकता थी उसकी पहली पूर्ति दिनकर जी ने की थी। और शिव प्रसाद सिंह जी जिन्होंने उत्तर योगी लिखा, उसको भी मैं उसी कड़ी में देखता हूँ। या राजेंद्र सिंह व्यवहार ने सावित्री पर जो पुस्तक लिखी, उसे भी मैं उसका एक अग्रिम विकास मानता हूँ। लेकिन जिस चीज की शुरुआत सुमित्रा नंदन पंत ने की छायावाद के दौरान, ये ठीक है कि जब कवि की कविता में नया प्रकाश आता है तो भाषा भी नहीं आती है, बिंब धर्मिता भी नहीं हो जाती है, जीवन बोध भी बदलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस कवि की विकास यात्रा है, उस कवि ने उसे अपनी विकास यात्रा में पाया है, मनन किया है, चिंतन किया है, उसे आत्मसात किया है। उस आत्मगत अनुभूति के चलते पंत जी में कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। पंत जी का जो उत्तर काव्य है जिसमें सब कुछ स्वर्णिम हो गया है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, सब कुछ स्वर्णमय है, जहां ट्रांसेंडेंस की कविता है जो मध्यकाल के संतों की कविता की याद दिलाती है आधुनिक काल में, जो अतिमा की कविता है। यह जो ट्रांसेंडेंस है, यह जो अतिक्रमण है, पदार्थ का अतिक्रमण, स्थूल चेतना का अतिक्रमण, स्थूल जिंदगी का अतिक्रमण, कुरूप जिंदगी का अतिक्रमण, एक विशिष्ट सौंदर्य की पुकार पंत जी में आने लगी है जब वो एक बड़े विराट जीवन बोध से टकरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पहले वो मार्क्सवाद से नहीं टकराए। उन्होंने मार्क्सवाद पर कविता तक लिखी, मार्क्स को धन्यवाद दिया कि तुम जगत के उदय शिखर पर सूर्य की तरह प्रकट हुए थे। और मार्क्स के चिंतन से प्रभावित होकर जो जनबोध, युगबोध उनकी वाणी में आया, वो छायावाद के तत्काल बाद जो उनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, युगांत वगैरह, उसमें वो दर्ज हैं। उन्होंने घोषणा की है। उनकी सूक्ष्म संवेदनशीलता पर ध्यान जाना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से भारत की काव्य परंपरा का विकास किया है। छायावाद निसंदेह भारतीय परंपरा का सुंदर निदर्शन था, जिसमें आधुनिकता बोध भी बहुत गहराई से अनुस्यूत था मनोवैज्ञानिक स्तर पर। लेकिन पंत ने उसका विस्तार किया है। प्रसाद जी को वह अवसर नहीं मिला। प्रसाद जी भारत की उपलब्ध परंपरा के कवि हैं, जबकि पंत उपलब्ध परंपरा के साथ साथ आधुनिकता की जो परंपरा है, जिसमें भारतीय चिंतन, जीवन के प्रति गहन दृष्टिकोण अरविंद के माध्यम से प्रकट हुआ है, वहां तक वो पहुंचे हैं। एक कवि की ये समझदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए, जिसमें समांतर स्तर पर एक तरफ पांडिचेरी में श्री अरविंद अपना काम कर रहे हैं, जिस साहित्यिक काम की चर्चा उस समय तक विशेष आई नहीं है। अभी सावित्री भी प्रकाशित नहीं हुई है। हम जानते हैं कि सावित्री में कितने संशोधन हुए और
पूरी किताब तो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई है, लेकिन उनका जो दर्शन है वह प्रकाशित होता आया। चाहे वो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर हो, चाहे एसेज ऑन भगवद गीता हो, चाहे लाइफ डिवाइन हो, या सिंथेसिस ऑफ योगा हो, इसके माध्यम से श्री अरविंद क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं, वो सारी बातें उनके इन महान ग्रंथों में प्रकट हुई हैं। ये हमारी भारतीय बौद्धिकता की बहुत बड़ी चैतन्य छलांग है, ए कॉन्शियस लीप, जो श्री अरविंद के माध्यम से प्रकट हुई है। और इसका ख्याल विश्व कवि रविंद्र को है। उल्लहो मोर प्रणाम जैसा एक गीत लिखते हैं जिसमें कहते हैं कि श्री अरविंद ये मेरा प्रणाम स्वीकार करो, जबकि वो उम्र में छोटे हैं, काफी साल छोटे हैं। श्री अरविंद का जन्म 1872 में हुआ और संभवतः रविंद्रनाथ का जन्म 1861 में हुआ है। वो प्रणाम करते हैं उनको कि लो मेरा प्रणाम, तुम्हें प्रणाम करता हूं, प्रणति है मेरी ओर से। एक विश्व कवि समझ पा रहा है कि श्री अरविंद क्या कर रहे हैं, कहां हस्तक्षेप कर रहे हैं। पूरी प्रकृति की विकसनशीलता में एक वैज्ञानिक के मानिंद प्रयोगशाला में जैसे श्री अरविंद उतर गए और मानवता के भविष्य के लिए कितने कठिन और दुर्धर्ष प्रयोग वो कर रहे हैं, यह रिकॉर्ड्स ऑन योगा में दर्ज है। और लाइफ डिवाइन में तथा सावित्री में तो वह खुलकर प्रकट हुआ है। तो उसकी समझ श्री अरविंद की समझ रविंद्रनाथ को है। रविंद्र एक महाकवि हैं, विश्व कवि हैं। उनकी कविता को केवल राष्ट्रीयता के दायरे में हम नहीं बांध सकते। सारी मानवता को आने वाले समय में जिस तरह की कविता की आवश्यकता होगी, यदि मनुष्यता कभी एक हुई तो रविंद्र ही पहले याद किए जाएंगे, यह तय है। उन्हें भी कहीं न कहीं यह संज्ञान है कि श्री अरविंद क्या कर रहे हैं। और समांतर रूप से देखें तो पंत जी पहले व्यक्ति हैं जो युगांत के बाद, मार्क्सवाद से बाहर होने के बाद, युगवाणी, ग्राम्या इत्यादि के गीत गाने के बाद, ठीक आजादी के आसपास वह श्री अरविंद दर्शन से प्रभावित जीवन दृष्टि वाली, से प्रभावित काव्यानुभूति वाली न केवल कविता लिख रहे हैं बल्कि एक नए तरह की काव्य भाषा गढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह एक परफेक्ट किस्म की कविता है, उसमें बड़ी नीरसता भी है। स्वयं श्री अरविंद के काव्य में भी इस तरह की नीरसताएं विद्यमान है, जहां भी एब्सल्यूट कॉन्शियसनेस होगी, निरवयव चेतना होगी, वायवीय चेतनाएं होंगी, निरवधि चेतनाएं होंगी या संवेदनाएं होंगी, वहां पर उस तरह की कविता आएगी। और जिस तरह की कविता के हम आदि रहे हैं उससे वो डिपार्चर नजर आएगा, उसका स्वाद अलग ढंग का होगा, उस शून्य का भी अलग सौंदर्य है, अलग स्वाद है। आखिर कबीर की कविता का स्वाद हम कैसे लेते हैं? तुलसी की कविता से तो वो बहुत भिन्न है बनावट में, बिंब धर्मिता में। वो तो शून्य की गुफा से रस झरा रही है, सब कुछ शून्य के शिखर पर है, वहां भी एक तरह की नीरसता है। लेकिन धीरे धीरे हम रस लेना सीख जाते हैं। निर्गुण का भी रस है, और निर्गुण के रस को जब हम लेने लगते हैं तो उसमें एक अद्भुत आनंद आने लगता है, ये हम जानते हैं।
ठीक इसी तरह से श्री अरविंद की कविता भी है। अंग्रेजी कविता, भारतीय अंग्रेजी कविता जिस तरीके से बिंबों के माध्यम से, क्योंकि बिंब कविता की महत्वपूर्ण भाषा होती है, कविता के चरण है वो जिससे कविता चलती है, तो जिस तरह की कविता की प्रस्तावना की गई है उसमें वो डिपार्चर रच रहे हैं। एक अलग तरह की कविता जिसे न्यू मूवमेंट कहा गया, अरविंदोनियन पोइट्री को। बहुत सारे लोगों ने उस पर चलकर कविता लिखी, लेकिन चूंकि वो लोग नकलची लोग थे, उनके जीवनानुभव से कोई कविता प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए वह आगे नहीं चली। जो अंग्रेजी की अरविंदोनियन कविता है, अरविंदो के बाद उनके ही शिष्यों ने जो लिखी है, उस कविता में मैनरिज्म है। और ये हमेशा होता है कि एक महाकवि, एक बड़ा कवि जिस भाषा में, जिस अनुभव में शिखर पर पहुंचा देता है कविता को, वहां ठीक उसी तरह की भाषा में और उसी छंद विधान में, उसी इमेजरी में कविता को लिखना संभव नहीं होता। और यदि कोई लिखने की कोशिश करता है तो वह नकलची सिद्ध होता है। फिर उसमें नया डिपार्चर करने की कुव्वत उसमें नहीं होती। वो तो फिर कोई नया अरविंद चाहिए जो उस अंग्रेजी कविता को उसकी शल से, उसके कवच से बाहर तोड़े और एक नई मनोभूमि की ओर ले जाए, नई भाषा दे दे। ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो कभी कभी युगों युगों में होता है। लेकिन हिंदी के हमारे कवि ने उन नियो अरविंदोनियन कवियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ कविताएं लिखी हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण बिहग, स्वर्ण धूलि, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, इन कविताओं को आप पढ़िए। क्या नई बिंबावली है, क्या सुंदर शब्द योजना है, क्या नया अप्रस्तुत विधान है पंत जी की कविता का, जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए था। निराला जहां पर अपनी कविता को लेकर पहुंचते हैं और जहां पर अब वह नया कुछ देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, उनको फिर एक पुनर्जन्म लेना होगा। पुनः सवेरा एक और फेरा हो जग का, अब फिर सवेरा हो, फिर एक बार लौटना होगा, तब वो काम कर पाएंगे। वो लिख चुके। और हमेशा ऐसा होता है कि एक कवि जो श्रेष्ठ दे देता है, वापस उसके आगे जाना उसके लिए कठिन हो जाता है। निराला में यह चीज दिखाई देती है कि वह एक तरफ राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास जैसे क्लासिकल कविताओं की रचना करते हैं, ठीक उसके बाद वो कुकुरमुत्ता जैसे भी रचना करते हैं। वो तोड़ते हैं अपने कवच को, और एक तरह का खुलापन उनकी कविता में आ रहा है जो क्लासिसिज्म से बाहर जा रहा है। वो जनोन्मुख कविता का सौंदर्य जन भाषा में आने की ओर छटपटा रहा है निराला जी की आखिर की कविताओं। और जो उनमें एक तरह के एब्सर्ड प्रयोग हैं, ताक कम सिनवारी 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 वगैरह, ये उसके लैंग्वेज गेम है जिससे प्रकट हो रहा है कि निराला के भीतर कुछ चल रहा है, कुछ मचल रहा है। लेकिन और अब कोई विशद बड़ी जीवनानुभूति नहीं है जो उनके अद्वैत वेदांती मन को एक नई मनोभूमि पर ले जा सके। प्रायः मार्क्सवादी आलोचकों ने उनमें यथार्थवाद के उन स्वरों को ढूंढा है जिससे उनकी कविता में विस्थापन संभव हुआ है। लेकिन भारतीय परंपरा की जीवन दृष्टि का विकास जो अद्वैत वेदांत के बाद आगे होनी चाहिए थी, जैसा कि पहली बार संभव हुआ श्री अरविंद में, और जिसका निर्वचन अरविंद की कविताओं में तो हुआ ही, उससे प्रभावित पंत जी की कविताओं में होने लगा, वैसा अभी निराला जी के यहां प्रतीक्षारत मामला है। वह अधिक से अधिक यथार्थवादी जगत के जीवन बोध से ही टकरा रहे हैं। इसके आगे जो उनकी आकांक्षा है, जो मातृवंदना है, जो शक्ति पूजा है, जो मां को निवेदित भक्ति भाव की कविताएं हैं, वो वापस एक तरह से अपना पर्यवसान करती हैं पुराने भक्ति परक काव्य में, मेरे हिसाब से। एक अंधकार है, गहन है यह अंधकारा, तो उस अंधकारा से बाहर निकलने के लिए वो करुणामयी मां को याद कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि यह बंगाली सांस्कृतिक जीवन बोध से उपजा हुआ एक तरह का पुनरावर्तन भी हो सकता है जो उनकी कविता में दिखाई देता है। लेकिन ठीक इसके बरक्स जब हम पंत जी की कविता को देखते हैं
तो वह अपने शेल से बाहर आ रहे हैं। वो खुलेपन के साथ नए दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। वो गांधीवाद से भी प्रभावित है, राजनीतिक स्तर पर मार्क्स से भी प्रभावित है, लेकिन एक नए आकाश का भी सृजन करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको प्रेरणा श्री अरविंदो का काव्य दे रहा है, और जिस पर हमारे आलोचकों की दृष्टि कम ही जाती है, क्योंकि हमारे आलोचक उलझ जाते हैं। मार्क्सवाद के इतने शौकीन होते हैं कि वो वहीं रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते। मानो मार्क्स ने कोई अर्गला लगा दी या पासवर्ड भुला दिया कि अब इसके आगे तुम नहीं जा सकोगे। ये दुर्भाग्य हमारे बड़े महान आलोचकों के साथ हुआ है, और उनके अनुवर्तन में आने वाले अनेक आलोचकों में भी ये अर्गला दिखाई देती है कि वो उसको तोड़ नहीं पाते, और यदि तोड़ने की कोशिश वो करते हैं तो उसी भूमि पर लौटते हैं जो यथार्थ की, कविता के बाहरी रेखांकन की भूमि होती है, जिसमें उसका इंटीरियर गायब रहता है, जहां अंतःपुर कविता का बचता ही नहीं है। कविता का आंगन और कविता का मन जहां बदला बदला है, आधुनिक भवनों की तरह, जहां आंगन है ही नहीं, कोई ब्रह्म स्थान है ही नहीं, जिसका वास्तु गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन सौभाग्य से पंत जी उस विचार बोध से टकरा रहे हैं, अनुकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुकरण नहीं, अतिक्रमण। यह बात पंत जी को सभी छायावादी कवियों में विशिष्ट बनाती है। और जिस तरह का शब्द प्रयोग, जिस तरह की शब्द चेतना, जिस तरह की सूयमानता, संवेदनशील सुनने की, दूर तक सुनने की जो क्लेयरवॉयंस है, अतिदृष्टि है, अतिश्रवण है, वह पंत जी की कविता में मौजूद है, वैसा फिर दिखाई नहीं देता। फिर तो प्रतीक्षा कर रही है अज्ञे की और नरेश मेहता की, कुंवर नारायण की और मुक्तिबोध की, जो उसको अनेक गहन चैतन्य तलों पर फैलाना जानते हैं या फैला पा रहे हैं। सौभाग्य से इस बीच दिनकर जी का जो आना है एक बड़ी घटना है। ये बात मैं अरविंदोनियन फिलॉसफी और अरविंदोनियन एक्सपीरियंसिंग ऑफ पोइट्री के ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। अरविंदो पर जितना घना लेखन, चिंतनशील लेखन, मेधावी लेखन दिनकर जी ने किया है, वैसा किसी ने भी नहीं किया है। वैसा मैं शिव प्रसाद सिंह जी के भी लेखन को नहीं मानता। जिस भाषा में, जिस त्वरा से, जिस साफगोई से, जिस स्पष्टता से, जिस पकड़ से, जिस समझदारी से दिनकर जी श्री अरविंद पर कलम चला रहे हैं, वो एक अद्वितीय घटना है। चेतना की शिखा के निबंध पढ़कर आप मेरी बातों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिन्हें दिनकर माइनर पोएट लगते होंगे, उनसे भी मेरा निवेदन है कि एक बार जरा चेतना की शिखा को पढ़कर देख लें। और निकष यही अरविंद हैं। इन्हीं अरविंद को समझने की दृष्टि एक नमूना मैंने पेशी किया हमारे प्रगतिशील कवि श्री नागार्जुन जी का, और दिनकर जी की दृष्टि को भी देख लीजिए। पंत जी का तो रचनात्मक साहित्य आपके सामने है, जिसे देखा जाना चाहिए, बार बार पढ़ा जाना चाहिए। हिंदी कविता को प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन हिंदी कविता वहां जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे नाम, नारों, शिविरों की परवाह करनी है। क्योंकि कविता को काव्यानुभूति से नहीं आना है, जीवनानुभूति और सौंदर्यानुभूति से नहीं आना है। कविता को मैनरिज्म और नकल से आना है। अनेक मेधावी कवियों का हश्र मैं देखता हूं, इसी वजह से होता जा रहा है या हुआ है, और आलोचकों का भी हुआ है, जिनमें बड़ी शक्ति है,
बहुत प्रकाश तरंग दिखाई देती है, लेकिन वही अर्गला एक चाबी है जो बंद कर देती है, जिसमें न जाने क्या मजबूरी है कि हम उसके ही दास बनकर रहेंगे। ये किस तरह का रेजिमेंटेशन है, ये किस तरह का शिविरवाद है। शिविर का तो प्रहरी ही हुआ जा सकता है, लेकिन जागना भी जरूरी है। शिविर में रहने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन शिविर में चादर तान के सोने का काम नहीं होना चाहिए। अज्ञे जी ने भी कहा कि मैं एक शिविर का प्रहरी भोर जगा, मैं मौन नदी के खड़ा किनारे पाता हूं, सब छंदों में मैं छंद मुक्त को गाता हूं। तो शिविर में जागने की भी जरूरत है। अब उनसे तो मैं क्या कहूं, लेकिन हिंदी के नए लोगों से और विशेष रूप से विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं कि वो पुरानी आलोचकीय जड़ताओं को झटक के फेंक दें, कोई आवश्यकता नहीं है। जिस आलोचक की आलोचना हमें किसी फ्रेम में कस रही हो और हमारी जीवन दृष्टि को संकीर्ण बना रही हो, उससे हमें हट जाना चाहिए। उसे पढ़ें, समझें और उसके पार जाएं। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी सौंदर्य दृष्टि ही बंदी हो जाएगी। बंदी सौंदर्य दृष्टि से हम कविता को नहीं समझ सकेंगे, न आज की कविता को समझ सकेंगे, न तब की कविता को समझ सकेंगे, न पुरानी कविता को हम समझेंगे। अरविंदो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं, संकेत करना चाह रहा हूं विनम्रता से कि पंत जी के पास जो पूंजी थी, जिससे उन्होंने अपनी कविता का वस्त्र बदल दिया, उसे नए वस्त्र पहना दिए। हो सकता है कि वो नए वस्त्र हमें पसंद ना हो, क्योंकि हम पुराने वस्त्रों में ही उसे देखने का आदी हूं। ये चाह तो निराला जी ने भी की थी कि प्रिय छोड़ बंधनमय छंदों की छोटी राह, कंटका किरण राह, अब तू नए कलेवर में आ। पंत जी ने भी अपना कलेवर बदला है, और कलेवर बदलने के क्रम में उन्होंने नई जीवनी शक्ति प्रस्तुत की है, प्रदर्शित की है। उसमें कोई निराशा नहीं है, वो परम आशा वाली है। वह पार्थिव ऊर्जा से चली जरूर थी, लेकिन वह धीरे धीरे उसका अतिक्रमण करते हुए और आगे बढ़ के आई, जहां मानवता ने नया सौंदर्य पाया है, नया जीवन दर्शन पाया है। चाहे किसी के भी माध्यम से व्यक्त हुआ हो, चाहे अरविंदो के माध्यम से व्यक्त किया हो, चाहे वो किसी अन्य दार्शनिक के दर्शन से प्रकट हुआ। दार्शनिक हमारी सहायता करने के लिए, उसने नई दूरियां तय की हैं, मापी हैं, एक स्केल थमा दिया है। प्रायः कवियों के पास अपने आप ये दृष्टि आती है। अरविंद मूलतः कवि हैं, उनके पास ये दृष्टि है। पंत जी भी उसी तरह के कवि हैं, उनके पास भी दृष्टि है, और वो देखते हैं चलते हुए कि अरविंद की कविता ठीक वही बातें कर रही है। मानवता के भविष्य के दरवाजे किधर खुलेंगे, दाहिने खुलेंगे कि बाएं खुलेंगे? ये मानवता की मेट्रो चल रही है, इसमें घोषणा हो रही है कि दरवाजे बाएं खुलेंगे या दाएं खुलेंगे। अरविंद बता रहे हैं कि इधर खुलेंगे दरवाजे, उधर पंत जी उतर जाते हैं। वो देखते हैं कि हाँ, सही कहा उन्होंने, दरवाजे इधर खुले। लेकिन हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमें परवाह करनी ही कहाँ थी, क्योंकि हम तो बाइनरीज में हैं, हम तो द्वैत रचना जानते हैं। हमें तो परंपराओं को पहले बांटना है, पहली परंपरा, दूसरी परंपरा। एक खांचे में इधर किसी को बिठाना है, दूसरे खांचे में दूसरे किसी को बिठाना है, और कुल कारण यह है कि जो नीचे से लोग आ रहे हैं उनको किसी एक बर्थ पर आरक्षित करके रख देना है, दूसरी ओर जाने ना पाए। तो बहरहाल श्री अरविंद की कविता, जो जीवनमुखी सौंदर्य, जीवनमुखी विवेक की बड़ी कविता है, जिसके पास न केवल अपना गहरा काव्यान्वेषण है, जिसके पास न केवल अपना गहन काव्यानुभव है, बल्कि वह विशिष्ट दार्शनिक दृष्टि भी है, जो सत असत को ठीक से समझती है। नीर क्षीर का विवेक जिसके अंदर विद्यमान है, और जिसके पास एक शुभ्र उज्ज्वल स्वर्णिम
अतिमानसी चैतन्य दीपित हो रहा है। उस दीपक से अपना दिया जला लेने में बुराई क्या है?